आपने बचा लिया औरंगजेब को जितना बचाना था। चलिए संबित पात्रा आप बोलिए, उसके बाद डॉक्टर रिजवान स्वामी दीपांकर आपके पास आऊंगा। पहले संबित पात्रा, कि ऐसे नहीं होगा भाई, आग लग रही है देश में, माहौल खराब हो रहा है। संबित भाई। देखिए अमन भाई, कौन फसादी है ये पूरा देश जानता है, ये देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कौन फसादी है। देखिए मुझे तो आश्चर्य होता है, यहाँ पर दो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, कोर्ट जो कहेगा हम वो सब कुछ करेंगे, और अभी इन सबके आका ओवैसी जी आके कह रहे थे कोर्ट हमको सुनता नहीं है, कोर्ट मुसलमानों के विरोध में है, कोर्ट को हम नहीं मानेंगे। आप देखिए इन्हीं के अंदर किस प्रकार से इन्होंने एक दरवाजा कोर्ट संविधान ये डिबेट के लिए रखा हुआ है, और दूसरा जो इनका नेता है वो कोर्ट को भी धिक्कार रहा है, कोर्ट को भी एक तरह से धमकाने का काम कर रहा है कि मुसलमान कोर्ट को नहीं मानने वाला है। आप याद रखिए ये जो सर्वे हुआ है, किसने कहा कि रोक नहीं हुआ? बैरिकेडिंग हुई साहब सर्वे के लिए। बिल्कुल हुआ। नमाज उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन रोड जाम कर दिया गया ताकि सर्वे नहीं किया जा सके। फिर से जाके सारे के सारे कमिश्नर को कोर्ट के सामने गुहार लगाना पड़ा। कोर्ट ने कहा ठीक है जाओ, ताला तोड़ना पड़े तो तोड़ भी देना, घबराना मत, मेरा ऑर्डर है, तोड़ना पड़े तो ताला तोड़ना। फिर ये मुस्लिम पक्ष गए हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुनवाई की, वहां भी इन्होंने गुहार लगाया नो सर्वे। क्यों नो सर्वे? ऐसा क्या छुपा रखा था? इस कौन सी चीज से डर थी कि नो सर्वे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, सर्वे कंटिन्यू करेगा। सर्वे हुआ, सर्वे के बाद शिवलिंग नुमा, आप उसको शिवलिंग नहीं मान रहे हैं, कोर्ट कहेगा तब मानेंगे, हम मानते हैं, मगर कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने कहा इसका संरक्षण होना चाहिए। कोर्ट ने अपने विवेक के हिसाब से कहा कि संरक्षण सुरक्षा। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, नहीं कोई संरक्षण और सुरक्षा। आप सोचिए इतना होने के बाद कोई भी सभ्य व्यक्ति कहेगा मैं वहां पांव नहीं धूंगा, ठीक है कोई बात नहीं, अभी पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, 10 दिन बाद हो जाएगा, मगर मैं अभी वहां वजू नहीं करूंगा। मैं भी अब आप बताइए, आप खुद एक हिंदू हैं अमन भाई, अगर हमें मालूम पड़ा कि ये स्थान जिस स्थान पर आप बैठे हैं या खड़े हैं उस स्थान पर इस्लाम का कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है, आप वहां जूते पहन के खड़े नहीं होंगे, आप अपने आप ही नमन कर देंगे, ये हमारा चरित्र है, आप अपने आप झुक जाएंगे। मगर जानने के बाद भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं, हम वहीं वजू करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संरक्षण मिलेगा सुरक्षा मिलेगा, तब जाके ओवैसी आज आग उगल रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों की बात नहीं सुन रही है। आप सोचिए क्या मानसिकता है, आप सोच के देखो, मतलब आप शिवलिंग है नहीं है, आप मतलब फिर भी कंटेंशन तो है, मगर उसके बावजूद हमको वजू वहीं करना है, हमको वहीं कुल्ला करना है, हाथ वहीं धोने हैं, पांव वहीं धो। अरे इतना तो सम्मान एक दूसरे का करे। गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब दिन में 100 बार बोलने वाले लोग अगर इतना भी तहजीब नहीं मान सकते कि चलिए अगर 10% भारत भी विश्वास के साथ कह रहा है कि मेरे प्रभु जल के नीचे में है, उस जल का सम्मान हो, इतना तो सम्मान रखें। ये सवाल है मौलाना कादरी, अगर विवाद है, हो सकता है वहां शिवलिंग हो सकता है, तो क्या वजू होना चाहिए वहां पर? तब भी वजू करेंगे, हाँ या ना? कादरी जी आपका सर ऑडियो म्यूट हो गया मेरे ख्याल से, आप ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। आ रहा है सर आवाज? आपको आगे आवाज आ गई, आगे बोलिए। देखिए सर अमन साहब, मैं आपको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, संबित पात्रा साहब भी बैठे हुए हैं और अपने मैं डिबेट्स के जरिए कई बार ये बात बोल चुका हूं कि इस विवाद को संवाद के जरिए खत्म करिए। मोदी जी कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास सवाल सबका उसका जवाब दीजिए ना कादरी जी। मैं दूंगा साहब, दूंगा, अधूरी बात क्यों करूं मैं ये कह रहा हूं कि आप हिंदू धर्म गुरु को भी बुलाइए, मुसलमान के सूफी हजरात को बुलाइए, धर्म गुरु को बुलाइए, बैठिए संवाद कीजिए, आपका क्या है बोलिए, हमारा क्या है बोलेंगे, एक देश में रहते हैं, बात को खत्म करेंगे। सारी डाउट है कि वहां पर शिवलिंग हो सकता है, वहां पर वजू करना ठीक है, हाँ या ना? इतना साधारण सा सवाल है आपके लिए। आप डिक्टेशन मत दीजिए अमन, हाँ या ना कर दीजिए, मतलब आप इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, इतनी दुर्भावना सही नहीं है कि हो सकता है वहां शिवलिंग हो। चलिए फाउंटेन आप कह रहे हैं, मगर 1% शिवलिंग भी हो सकता है आपके हिसाब से, तो वहां पर वजू करना ठीक होगा? जो संबित पूछ रहे हैं, सुनो आप, मैं कह रहा हूं आप बात को जो है वो मत करो, सुनो पहले। मैं ये कह रहा हूं कि सारे विवाद को खत्म करो, लेकिन विवाद खत्म करने की बात होते ही आपको बड़ी बेचैनी हो जाती है
अरे मैं विवाद खत्म करने तो विवाद कर दीजिए, फाउंटेन है, सौंप दीजिए, बात ही खत्म, विवाद खत्म। आप कह रहे हैं मैं वही वजू करूंगा, ये देखिए जिद है ना, ये गलत है। सुनिए, ये तो अपमान करना है, उसको फाउंटेन बताना वही वजू करेंगे हम, ये तो गलत है। सुनो मेरे, ये जानबूझकर भी हो रहा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतने सालों से ऐसा तो है नहीं अनजान, इसलिए मछलियों की चिंता होने लगी थी अचानक से। मतलब हर मजहब के नाम पर जीव हत्या करने वाले अचानक मछलियों की चिंता होने लगी थी। जी एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट आप बोल लीजिए, कादरी जी बोलिए आप बोलिए मौलाना। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसकी सिक्योरिटी दे, तो फिर देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर कोई नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाना है। क्यों कहा? वहां पर किसी फाउंटेन की सिक्योरिटी देता है कोई कोर्ट फाउंटेन की सिक्योरिटी देगा क्या? आपका दावा शिवलिंग का है ना? सवाल पूछना है। कोर्ट फाउंटेन की सिक्योरिटी देता है क्या? बोलिए डॉक्टर एक मिनट पहले स्वामी दीपंकर, उसके बाद डॉक्टर रिजवान। एक मिनट पहले स्वामी दीपंकर नहीं बोल पाए बहुत देर से, उसके बाद डॉक्टर रिजवान आपके पास सवाल है। हाँ एक मिनट पहले स्वामी दीपंकर, वो फाउंटेन की सिक्योरिटी होती है क्या? ना आपका दावा है ना सर वहां पे शिवलिंग का। जी एक मिनट प्राइम स्वामी दीपंकर जल्दी से सर, स्वामी दीपंकर, क्योंकि मुझे अनुराग और डॉक्टर रिजवान को एक कमेंट देना है। स्वामी दीपंकर बोलिए सर, बोलिए स्वामी दीपंकर, बोलिए स्वामी दीपंकर। दादा बिल्कुल नहीं, स्वामी दीपंकर बोलिए, मैं बोल रहा हूँ स्वामी दीपंकर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी अदालत फैसला करेगी वो मंजूर होगा। नहीं तो ये जो विरोध किया जा रहा है कि इससे माहौल खराब हो रहा है और ये पुराने विवाद जानबूझकर गड़े मुर्दे निकाले जा रहे हैं, कोई बेसिक वो उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। ठीक है बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई 20 सेकंड एक आउट ऑफ सिलेबस सवाल। कल परसों से सुनता आ रहा हूं कि हमें न्यायालय पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। मुझे पता है ये बात बहुतों को नहीं पता होगी, पर आपको पता होगी। देख लेते हैं न्यायालय पर कितना विश्वास है। 1994 में 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया और कहा मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। कादरी साहब से पूछ लीजिए न्यायालय पर उनको विश्वास है या नहीं है। जल्दी से, फिर मैं अनुराग के पास जाना है। बोलिए आप कादरी जी। सर ये जो बंदा बोल रहा है, पहले तो इसका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इस्लाम पे बात क्यों कर रहा है? तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात जो है, हमारे को अपना संविधान पूरी इस जो है अपने मजहब की इजाजत देता है, आजादी देता है। तो ये ही उसको नहीं मालूम है कि जो है संविधान ने हमें क्या हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मस्जिद इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हाँ तो फिर 1991 के एक्ट का क्या करोगे? 1991 के एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़ो ना। फाउंटेन है ना, तो एक्ट की चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले अपना होमवर्क तो अच्छी तरह कर लो। लश्करे जाहिलिया के मेंबरान अनुराग भदौरिया, ऐसे नहीं, ये सब शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे भाई। अनुराग भदौरिया, देखिए जो आप लगातार कोर्ट कह रहे थे, कोर्ट समान, तो कोर्ट के ऑर्डर पर तो हो रहा है सब कुछ। जल्दी से। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही दीपांकर जी कह रहे हैं। दीपांकर जी ने क्या कहा, वो भी कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका का फैसला आ जाने दो कि वहाँ पे वो शिवलिंग है कि नहीं उनको डाउट नहीं है स्वामी जी, आपको डाउट है? उनको भी है, वो भी न्यायपालिका को मानते हैं। इस हिंदुस्तान में न्यायपालिका का सम्मान अगर कोई नहीं करता डिबेट में आ गए हैं अनुराग भाई, और जान नहीं पा रहे निकल के कैसे जाए। वो करते हैं, हम लोग तो न्यायपालिका ये समझ रहे, ये जान नहीं पा रहे निकल के कैसे जाए, फंस गए हैं आज। कि मंदिर में भी, मंदिर की जमीन में भी 2 करोड़ के 18 करोड़ बेचते हैं, उसमें भी चोर पैदा हो जाते हैं। भूमाफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु राम की जमीन पे भी करने लगते हैं। ज्ञान प्रभु राम की या शिव जी की बच के रहियो, ज्ञान व्यापी का फव्वारा न चोरी हो जाए। 18 करोड़ बेच रहे थे, सोचिए आप, ये बोलोगे? बच के रहना है अमन भाई, जमीन टूटी चोर कहीं फव्वारा न चोरी। 100 बात की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त 100 बात की एक बात का। आज हम आपको बताएंगे कि रूस के लिए चुनौती बनते जा रहे नेटो के खिलाफ पुतिन का चक्रव्यूह क्या है, किन देशों के त्रिशंकु में रूस जैसा सुपर पावर लटक गया, रूस के खिलाफ बैन के लगाने के चक्कर में कैसे अमेरिका खुद फंस गया, और अमेरिका और चीन के बीच लगी हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में किसकी जीत होने वाली है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इन सब के बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया।
यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने भी मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए, जिसके सामने आए वीडियो में एक विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़के ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया। स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया, वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट पड़ा हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। वहीं रूस ने दावा किया कि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों को निकालने के लिए ज़ेलेंस्की की सेना ने उसके सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से को जीतने के लिए रूस पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रहा था, क्योंकि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल में ज़ेलेंस्की का आखिरी गढ़ बचा था। इसी वजह से स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यूक्रेन के सैनिकों को ठिकाने लगाने के लिए रूस ने वहां ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने दावा किया कि इन हमलों में यूक्रेन के ज्यादातर सैनिक मारे गए और जो बचे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हीं घायल सैनिकों को निकालने के लिए पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो रही थी और अब रूस का दावा है कि यूक्रेन ने अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मारियोपोल में अपने मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस समझौते के बाद यूक्रेन की सेना ने स्टील प्लांट से 260 घायल सैनिकों को निकाल लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के जवान अपने घायल साथियों को स्ट्रेचर पर ले जाते नजर आए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में रात के वक्त रूसी सैनिकों की निगरानी में कई बसों के जरिए घायल सैनिकों को निकाला गया। जिन गाड़ियों से यूक्रेन के सैनिकों को ले जाया गया, उन पर Z निशान बने थे, जो अब यूक्रेन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके हैं। रूस का दावा है कि मारियोपोल पर उसने जीत हासिल कर ली है। मतलब यह कि पिछले कई दिन से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में चल रहे खूनी जंग का खात्मा हो गया। और अगर रूस के दावे सच हैं, तो ये ज़ेलेंस्की की सेना के लिए एक बहुत बड़ी हार है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस शहर पर कब्जे के लिए पिछले 82 दिनों से जंग लड़ी जा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया कि शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने हजारों लोगों को मार डाला। हालांकि रूसी हमले के आगे यूक्रेन की सेना ने घुटने नहीं टेके थे। पूरा शहर रूस के कंट्रोल में जाने के बाद भी अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा संभाला हुआ था और कई दिनों तक यूक्रेन के सैनिक रूसी हमले का जवाब देते रहे थे। लेकिन आखिरकार अपने घायल साथियों को बचाने के लिए उन्होंने पुतिन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया। रूस की तरफ से दावा किया गया कि स्टील प्लांट में करीब 600 यूक्रेन के सैनिक मौजूद थे, जो छिपकर रूसी सेना पर हमला बोल रहे थे। लेकिन अब पूरा इलाका उनके कंट्रोल में है। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी करके अपने हथियारों की ताकत दिखाई। रूस ने दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती हुई दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते हुए नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए, इसकी जानकारी नहीं दी गई। ज्ञानवापी में नमाज पढ़ने पर रोक नहीं होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया वो सील रहेगी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं होगी। गुजरात एटीएस ने 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस के 4 आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया, जो कि दाऊद के भी करीबी थे। पी चिदम्बरम के बेटे पर रिश्वत लेकर चीन के नागरिकों के वीजा बनाने के आरोप लगे, जिसके बाद सीबीआई ने दिल्ली और मुंबई में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए। सीबीआई के जो अधिकारी गाड़ियों में 2 गाड़ियों में निकले हैं। इस बीच यूक्रेन में अमेरिका की दरियादिली ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान को इस बात की टेंशन है कि अमेरिका सारी आर्थिक मदद यूक्रेन को दे रहा है और जब उसे जरूरत होगी तो अमेरिका के पास ताइवान को देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब यह कि ताइवान की नींद इस बात से उड़ी हुई है कि अगर चीन ने उस पर हमला कर दिया तो शायद अमेरिका भी उसका साथ न दे पाए। ताइवान का यह डर इसलिए है क्योंकि यूक्रेन में पुतिन को हराने के लिए बाइडेन पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं।
ताइवान न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये सारी डिटेल छापी और बताया कि अमेरिका ने 24 फरवरी के बाद कहां-कहां और कितना पैसा खर्च किया। कहा जा रहा है कि ताइवान ने ये सारा हिसाब किताब इसलिए रखा क्योंकि उसे डर है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है। ताइवान न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका के लोग